हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो खराब हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1939 से 1945 नियरली 6 ईयर्स जो है ये वर्ल्ड वॉर चला था। तो इस वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए और यूएसएसआर जो है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रीज उभर के आई थी। तो 1 जुलाई 1944, 1 जुलाई 1944 को यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वो जो है वो ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में कंडक्ट हुआ था। तो ये मेन मोटिव इसके पीछे ये था कि जो वर्ल्ड वॉर टू में नुकसान हुआ है, अलग अलग कंट्रीज को इकोनॉमिक कंडीशन बेकार हो गई है, पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो गई, तो इससे उभरने के लिए जो नष्ट हुआ है, जो नुकसान हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उससे उभरने के लिए कैसे उससे उभरा जा सकता है। तो ये जो है कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड हुआ 1 जुलाई 1944 को, जहाँ पे 44 देश जो है के डेलीगेट्स जो है यहाँ पे आए थे। तो इस कॉन्फ्रेंस को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रेटन वुड में हुआ था, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है 1 जुलाई 1944। तो ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था, इसमें 44 डेलीगेट्स थे, 44 नेशन के डेलीगेट्स थे, और 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में ये कंडक्ट हुआ था। 1 जुलाई से 22 जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस चला था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे कैसे उभारा जाए अलग अलग कंट्रीज को जो वर्ल्ड वॉर में नुकसान पहुंचा है उनको, तो इस पे जो है डिस्कशन हुआ इस कॉन्फ्रेंस में। तो एजेंडा वाज टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक ऑर्डर दैट प्रिवेंट फर्दर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कोलैप्स, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव था कि आगे चल के कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो, इससे उभरने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो यहाँ पे इस मीटिंग में दो इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें क्रिएट की गई। सबसे पहली चीज़ कि निगेटिव बीओपी ऑफ कंट्री, यानी कि जो निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट था कंट्रीज का, उसको इंप्रूव करने के लिए आईएमएफ का जो है क्रिएशन हुआ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बनाया गया। क्लियर? ये किस पे फोकस करेगी? उन कंट्रीज पे जिनका नेगेटिव बीओपी हो गया है। वहीं पे दूसरी जो है बॉडी बनाई गई, दैट इज आईबीआरडी, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है इसका मेन मोटिव क्या था कि जो वॉर डिवास्टेड इकोनॉमी थे उनको फंड प्रोवाइड करना, यानी कि जिनको वर्ल्ड वॉर टू में नुकसान पहुंचा, जो कंट्रीज जो है वर्ल्ड वॉर टू की वजह से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा, तो उनको जो है ये आईबीआरडी का मेन मोटिव था, उनको फंड प्रोवाइड करें। तो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो जिसको हम आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये आईएमएफ और आईबीआरडी इस तरीके से इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारी कंट्रीज का जो है इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो गई, तो जिसके लिए 1 जुलाई 1944 को यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर में है, वहां पे कंडक्ट हुआ, जिसको हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जहां पे 44 देशों के डेलीगेट्स आए और 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में कॉन्फ्रेंस चला, जहां पे दो बॉडी आईएमएफ और आईबीआरडी क्रिएट की गई। आईएमएफ बीओपी कंट्रीज के लिए, नेगेटिव बीओपी कंट्रीज के लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, और आईबीआरडी जो वॉर डिवास्टेड इकोनॉमी थी उसको इंप्रूव करने के लिए ये जो है सेटअप हुआ था इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका मेन मोटिव था कि नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली कंट्रीज को उभारना, उनको पॉजिटिव में लेके आना। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 में हुई। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है, और करेंटली इसमें 190 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। इसमें स्टार्टिंग 44 से हुई थी, उसके बाद 190 मेंबर्स, धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ जो जुड़ते चले गए, और आज के टाइम पे 190 मेंबर कंट्रीज़ इस आईएमएफ के साथ जुड़े हुए हैं। और अप्रॉक्स 2700 स्टाफ हैं, जो कि 150 नेशन से हैं, मतलब कि 150 कंट्रीज से आईएमएफ का स्टाफ जो है वो सिलेक्ट किया गया है। 2700 लोग इस स्टाफ मेंबर्स में आईएमएफ में हैं। तो आईएमएफ का जो प्राइमरी मिशन था वो ये था कि जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी लेके आना, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट दैट इनेबल कंट्रीज एंड देयर सिटीजन टू ट्रांजेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसको पॉजिटिव करना, और जो इसका मिशन था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी लेके आना, कि जिससे कि लोग आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पेमेंट्स कर सकें इजिली। तो लार्जेस्ट बोरोवर्स जो आईएमएफ है ये क्या है, फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो लार्जेस्ट बोरोवर्स हैं इसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूक्रेन, पाकिस्तान, ये सब जो है आईएमएफ से पैसा जो है बोरो करते रहते हैं। तो प्राइमरी एम क्या था आईएमएफ का, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन है एक दूसरे कंट्रीज के बीच में, उसको प्रमोट करना। फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना और बैलेंस ग्रो करना, यानी कि सभी कंट्रीज एक साथ जो है ग्रो कर रहे हैं। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, एक्सचेंज जो आप देखते हैं करेंसी एक्सचेंज, यानी कि $1 की कीमत इतने रुपए है, तो इसमें जो है स्टेबिलिटी लेके आना। असिस्ट इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट के बहुत सारे मल्टीलेटरल सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश करना, उसको असिस्ट करना। एंड मेक रिसोर्स अवेलेबल टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी,
यानी कि वो कंट्रीज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं उनके लिए रिसोर्सेज जो है एडुकेट सेफगार्ड जो है उनके लिए प्रोवाइड करना, ये प्राइमरी एम था। तो जो आईएमएफ है ये सारे गोल को अचीव करने के लिए पहला काम करती है इकोनॉमिक सर्विलांस, यानी कि कीपिंग ट्रैक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमीज ऑफ मेंबर्स कंट्रीज, यानी कि जो भी मेंबर कंट्री है उनकी ग्लोबल इकोनॉमी और उन मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी को जो है रिकॉर्ड करती रहती है, उनको सर्विलांस पे रखती है, उसके ऊपर नजर रखती है। उसके बाद जो है जिनको भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो बीओपी डिफिकल्टीज बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, उन मेंबर्स को जो है लेंड करती है, यानी कि उनको पैसे देती है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि गिविंग प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल हेल्प टू मेंबर्स, यानी कि नहीं किसी पैसे दे दिए, उनको टेक्निकल और प्रैक्टिकल तरीके से जो है उन मेंबर्स कंट्रीज को जो है वो हेल्प करती है। तो इन तीन तरीकों से जो है ये आईएमएफ जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो अगर हम देखें तो आईएमएफ का जो मेन जो पैसा है, आईएमएफ के पास पैसा आता कहाँ है, ये भी माइंड में रहता है कि आईएमएफ जो पैसा दे रही है अलग अलग कंट्रीज को, आता कहाँ से है। तो एक्चुअली जो है आईएमएफ जो इसका मेन रिसोर्स है वो ये है कि जो डिफरेंट कंट्री मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं उनको ना कोटा डिवाइड किया गया, और वो जो है कंट्री की जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से उनको जो है आईएमएफ में पैसा देना पड़ता है। तो द मनी दैट कंट्री पे एज देयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन कोटा व्हेन दे बिकम मेंबर, तो जो जितना कोटा होगा उनका कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा उतना उनको जो है वहां पे आईएमएफ में पैसा देना पड़ता है। ईच मेंबर ऑफ द आईएमएफ इज असाइंड ए कोटा बेस्ड ब्रॉडली ऑन इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको कोटा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको आईएमएफ में पैसा देना पड़ता है। और फिर जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां से उस पूल से पैसा ले सकती हैं अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी को दूर करने के लिए। क्लियर। तो आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है, आईएमएफ के पास जो मेंबर्स हैं उन्हीं से पैसा आता है, वो कैपिटल कोटा असाइन किया जाता है और वहीं से उनको कैपिटल उतना जो है आईएमएफ में देना पड़ता है। फिर जो मेंबर्स कंट्री है जिनको भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वहां से वो पैसा लेती हैं। क्लियर। तो स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हाईएस्ट पोजीशन दैट इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग इनके पास होती है और ये डायरेक्शन और पॉलिसीज जो है वो सेट करते हैं आईएमएफ के लिए। इसमें एक गवर्नर होता है एंड वन अल्टरनेट गवर्नर होता है फॉर ईच मेंबर कंट्री, सभी मेंबर कंट्री के लिए एक अल्टरनेट गवर्नर भी होता है, और गवर्नर जो है वो मेंबर कंट्री द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और मेंबर्स आर फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ मेंबर कंट्री, यानी कि जो कंट्रीज होती हैं आईएमएफ की हैं उनके जो फाइनेंशियल, उन कंट्रीज के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, फिर सेंट्रल बैंक लेंडर्स होते हैं, वही जो है यहाँ पे मेंबर होते हैं। फिर ये बोर्ड ऑफ गवर्नर है, दो कमेटी बनाती है, दो मिनिस्ट्रियल कमेटी होती है आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो आईएमएफसी में 24 मेंबर्स हैं जो कि 190 गवर्नर्स से जो है यहाँ से ड्रॉ किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं ना उनको एडवाइस करते हैं, एडवाइस द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक ऑन इशूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो मिनिस्ट्रियल कमेटी का मेन काम क्या होता है कि ये एडवाइस करती है बोर्ड ऑफ गवर्नर की, जिससे कि वो पॉलिसीज बना सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, किस रिगार्डिंग जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज में, उसको ऑब्जर्व करती हैं, उसके बेसिस पे जो है ये एडवाइस करती हैं किसको, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गया, उसके बाद मिनिस्ट्रियल कमेटी हो गया, देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड आता है, यानी कि डे टू डे वर्क जो आईएमएफ का होता है वो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा ओवरसी किया जाता है। तो 24 मेंबर्स इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो जो लार्जेस्ट कोटा है आईएमएफ में, यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूके, इनके जो है द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वहीं पे जो अदर 19 हैं वो रीजनल ग्रुप ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो 24 एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं, जिसमें से 5 कहां से होते हैं, जिनका लार्जेस्ट कोटा है आईएमएफ में, यूएस, जापान, जर्मनी, फाइनेंस और फ्रांस एंड यूके। क्लियर। और 19 जो रीजनल ग्रुप मेंबर से आते हैं। तो ये क्या है, ये फंड्स वर्क से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं और मिनिस्ट्रियल कमेटी को सपोर्ट करते हैं। फिर लास्ट में आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा चूज किया जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका डायरेक्टर होता है, उसके द्वारा ही चूज किया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ द फंड, जो फंड का ऑर्डनरी बिजनेस है उससे रिलेटेड जो है ये काम करते हैं। और इनका जो ड्यूरेशन होता है 5 साल का होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज द हेड ऑफ आईएमएफ स्टाफ एंड चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो जो आईएमएफ का स्टाफ होता है उसका हेड होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयर होता है किसका, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। तो शी और ही इज असिस्टेड बाय 4 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ 4 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं। तो ये जो है पूरा इसका स्ट्रक्चर है किसका, आईएमएफ का। यानी कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ 2 मिनिस्ट्रियल कमेटी होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी एंड डेवलपमेंट कमेटी, जिसमें 24 मेंबर होते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसमें भी 24 मेंबर होते हैं। 5 जो है लार्जेस्ट कोटा जो यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूके है उनके यहाँ से होते हैं, और 19 रिमेनिंग कंट्रीज के यहाँ से होते हैं। फिर
उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर होता है एक, और उसके साथ 4 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर है किसका, आईएमएफ का। अब बात कर लें वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक में क्या है, वर्ल्ड बैंक का भी मेन काम वही था कि ये क्या था कि जो वार हुआ था, जो वार सेकेंड वार के बाद जो कंडीशन थी, कंट्रीज जो है बहुत नुकसान हुआ था, तो उसको रिकवर करने के लिए जो है आईबीआरडी का सेटअप किया गया था, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो प्रोवाइड लोन टू कंट्रीज फॉर अंडरटेकिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूट से फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, पहले सिर्फ आईबीआरडी थी, अब जो है 5 इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इन सभी का जो मेन मिशन है वो क्या है, ट्विन गोल्स को अचीव करना है, एंडिंग एक्सट्रीम पुवर्टी एंड बिल्डिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो एक्सट्रीम पुवर्टी बहुत ज़्यादा भुखमरी है उसको खत्म करना, और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी यानी कि सभी कंट्रीज का इक्वल जो है प्रॉस्पेरस होना, इसके लिए जो है ये लोन प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये मेन मोटिव इसका यही था कि जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद जो है सभी कंट्रीज को उभारने के लिए। तो ये क्या है, ये लेंड टू गवर्नमेंट फॉर मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज। तो इसमें 189 मेंबर्स हैं आईबीआरडी में, और इसका ये जो है जो मिडिल इनकम गवर्नमेंट होती है, फिर क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज होती हैं, उनको जो है ये लोन प्रोवाइड करती है। दूसरा है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी आईडीए, इसमें 174 मेंबर्स हैं, प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन क्रेडिट एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड पुअर कंट्रीज। तो ये क्या करती है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट देती है और ग्रांट्स देती है, किसको, अंडर प्रिविलेज्ड और पुअर कंट्रीज गवर्नमेंट्स को। क्लियर। वहीं पे आईएफसी आता है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये भी क्या करते हैं, ये भी प्रोवाइड लोन इक्विटी एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू स्टिमुलेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए उनको लोन इक्विटी और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज में। वहीं पे फिर आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि मेगा। तो ये क्या है, ये प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इनहेंसमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स टू फैसिलिटेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो यानी कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज कंट्रीज होती हैं वहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए इन्वेस्टर और लेंडर्स को ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट इनहेंसमेंट्स जो है प्रोवाइड करती है। वहीं पे जो है 5वां इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी आईसीएसआईडी, ये जो क्या करती है, ये प्रोवाइड इंटरनेशनल फैसिलिटीज फॉर द कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसके काउंसिल करने के लिए और उसके आर्बिट्रेशन के लिए जो है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक का जिसमें मेन आईबीआरडी था जो कि लोन प्रोवाइड करती है मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज को, जिसमें 189 मेंबर्स हैं, और दूसरा आईडीए इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है किसको, अंडर प्रिविलेज्ड और पुअर कंट्रीज को। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड बैंक का रोल देखें तो रोल क्या है कि एक लोन और फाइनेंशियल एड जो है ग्रांट करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किस एरिया में, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। इस पे जो है इसके लिए ये लोन और ग्रांट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है किसको, मेंबर कंट्रीज को। तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थे। एशिया पैसिफिक रीजन लाइक अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, कंबोडिया, कुक आइलैंड, फिजी, जॉर्जिया, ये सब एशिया पैसिफिक रीजन में और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो इन कंट्रीज़ को, इन नेशन की ग्रोथ को और कॉपरेशन बढ़ाने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसका नाम था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन को ग्रो करने के लिए, उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए जो है इस डेवलपमेंट बैंक का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो एडीबी असिस्ट इट्स मेंबर्स एंड पार्टनर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रांट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अपने मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करती है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन की ग्रोथ के लिए, जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज आती हैं और एडीबी के मेंबर्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रांट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मंदलियोंग सिटी, मेट्रो मैनालिया, फिलीपींस में है। और जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस वक्त इसमें 31 मेंबर्स थे, यानी एशिया पैसिफिक रीजन के 31 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स थे। फिर धीरे धीरे टाइम जैसे आगे बढ़ा तो इसके मेंबर्स बढ़े और 68 मेंबर्स करेंटली हैं, जिसमें से 49 जो है एशिया पैसिफिक रीजन के हैं और वहीं पे 19 आउटसाइड हैं, यानी कि जैसे यूएसए भी जो है इसका एडीबी का जो है मेंबर है, अमेरिका भी इसका मेंबर है। तो 68 तो एशिया में से 49
19 एशिया पैसिफिक रीजन के हैं और 19 आउटसाइड एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। तो इंडिया जो है इसका एडीबी का मेंबर जो है 1966 में इंडिया इसका मेंबर बना है और तब से अभी तक जो है इंडिया ने 785 प्रोडक्ट्स के लिए 52.73 बिलियन डॉलर्स का जो है यहाँ से लोन लिया है, यानी कि असिस्टेंट लिया है। तो जब से ये मेंबर बना है एडीबी का। बात कर लें रोल ऑफ एडीबी, तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे रोल और फंक्शन क्या होंगे। तो रोल एंड फंक्शन ऑफ एडीबी बात करें तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि लोन ग्रांट्स फाइनेंशियल सपोर्ट जो है मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करती है। एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करती है। सपोर्ट ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस, व्यापार बढ़ाने के लिए भी एक दूसरे मेंबर कंट्रीज के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए भी जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स टू पुअर मेंबर थ्रू एडीएफ, यानी एशियन डेवलपमेंट फंड्स जो है क्रिएट किया गया और उसके थ्रू जो पुअर मेंबर्स हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको लो इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनका सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, जो भी कंट्रीज़ में जो है प्रोजेक्ट या प्रोग्राम चल रहे हैं उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है सपोर्ट करती है, फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो है कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ जो है उसको प्रमोट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है हेल्प करती है अलग अलग कंट्रीज़ में जो भी मेंबर्स हैं। तो एडीबी हम बात कर लें इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, तो एडीबी में 68 शेयर होल्डिंग मेंबर्स हैं और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं, फिर जो है वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फिर मैनेजमेंट टीम आती है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ये ऑर्गेनाइज्ड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इसमें जो है सभी मेंबर कंट्री से एक एक मेंबर हैं। कॉम्प्राइजेज वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर नेशन, यानी कि जो 68 मेंबर नेशन है हर नेशन से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होता है और ये हर साल जो है एडीबी एनुअल मीटिंग में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ना 68, वही लोग जो है 12 मेंबर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए चुनते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर हैं? 12 मेंबर हैं और कौन चूज करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर ही चूज करता है। जो 68 कंट्रीज हैं उनके मेंबर जो हैं रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं और ये जो है फुल टाइम ड्यूटी जो है हेडक्वार्टर पे परफॉर्म करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इनका काम क्या होता है? द डायरेक्टर सुपरवाइज एडीबीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जो है सुपरवाइज करते हैं। अप्रूव इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बजट एंड रिव्यू एंड अप्रूव ऑल पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड ऑल लोन इक्विटी एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑपरेशन, यानी कि ये सारी चीज़ों को जो है सुपरवाइज कर रहे होते हैं। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट है या फिर जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं या लोन इक्विटी और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको ये असिस्ट करते हैं। वहीं पर जो है फिर आता है मैनेजमेंट टीम। तो मैनेजमेंट में एक प्रेसिडेंट होता है जो कि हेड होता है मैनेजमेंट टीम का और उसके साथ 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो एक प्रेसिडेंट हो गया मैनेजमेंट टीम का और 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और ये टीम जो है वो सुपरवाइज करती है एडीबी की ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉलेज डिपार्टमेंट को। तो इसको जो है ये सुपरवाइज करती है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर मैनेजमेंट टीम आती है और इसके जो है बहुत डिफरेंट कंट्रीज में इसके जो है डिपार्टमेंट्स भी यानी कि ब्रांचेस ओपन हैं एडीबी के। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये क्या है? एशिया पैसिफिक रीजन की सोशल इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुई थी। एसईजेड, एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। देखिए जोन का मतलब हो गया जियोग्राफिकल रीजन, जियोग्राफिकल एरिया। तो ये क्या होता है कि जियोग्राफिकल एरिया होता है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए स्पेशली इस एरिया को क्रिएट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे कंपनीज जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आएंगे, वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस, वो जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे नहीं होता कि एक स्पेशल, जैसे आप देखते होंगे रैली वगैरह में होता है या फिर कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे वीआईपीज के लिए अलग से सीट रिजर्व कर दी जाती है। तो सेम यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनके लिए एक अलग से जियोग्राफिकल एरिया जो है बना दिया जाता है जहाँ पे वो आए और जो है अपना काम इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस जो होते हैं, बहुत सारे लॉज जो होते हैं उनमें उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसीलिए जो है क्रिएट किया जाता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक जोन जहाँ पे कंपनीज आए, अपना प्रोडक्शन करें, एक्सपोर्ट करें, सर्विसेज परफॉर्म करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो एसईजेड इज अ जियोग्राफिकल रीजन दैट हैज इकोनॉमिक लॉज डिफरेंट फ्रॉम ए कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉ, यानी कि ऐसे इकोनॉमिक लॉ जो नॉर्मली कंट्री में लगते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि रिलैक्सेशन यहाँ पे उनको जो है मिल जाता है अगर वो एसईजेड में आकर अपना बिजनेस परफॉर्म करते हैं। तो द गोल इज टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि जब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा हर चीज़ों में, हर टैक्स में, लॉज में, तो क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे और वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहेंगे। तो मेन पर्पज यहाँ पे जो फोकस है कि हैसल फ्री एनवायरमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि जब आप एसईजेड में अपना जो है बिजनेस सेटअप करते हैं और वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो
आपको जो है बिना किसी रिकॉर्ड के आसानी से जो है आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए खासकर जो है एसईजेड जो है ये क्रिएट किया जाता है। तो गवर्नमेंट भी क्रिएट करती है, प्राइवेट एसईजेड भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी जो अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है। तो फिलहाल अभी 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। तो द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो थी इंडिया में पहली बार जो आई वो 1 अप्रैल 2000 में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है पॉलिसी आया था। तो इसको जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन है ऑन एक्सपोर्ट इनकम फॉर एसईजेड यूनिट्स अंडर सेक्शन 10AA फॉर फर्स्ट ईयर एंड 50% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। यानी कि सोचिए इनकम टैक्स जो होगा एसईजेड यूनिट से वो 100% एग्जम्पशन होगा 5 सालों के लिए, उसके बाद 50% जो है वो एग्जाम्प्ट होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। सेंट्रल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, स्टेट सेल्स टैक्स हो गया, इन सब से वो जो है एग्जाम्पशन मिल जाता है। अब आईजीएसटी में हो गया है तो ये सा है, इन सब चीज़ों से जो है उनको एग्जाम्पशन मिल जाता है अगर आप इस एसईजेड में अपना जो है आके बिजनेस परफॉर्म करते हैं। तो ये खासकर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेके आने के लिए जो है एरिया डेवलप किया गया है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एसईजेड एक्ट जो है वो आया 2005 में। तो पार्लियामेंट में मई 2005 में पास हुआ एक्ट और प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया अपना 23 जून 2005 को। तो एसईजेड 2005 एक्ट जो है वो आता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो थे इस एक्ट के कि जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट ऑब्वियसली बात है कि जब आपको यहाँ पे लीनियंसी मिलेगी, आपको जो है खुला छोड़ दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हो, आपके ऊपर लॉज रूल्स रेगुलेशन उतने नहीं लगेंगे, तो आप अपने फोकस पर काम पे फोकस करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, तो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे जनरेट होगी। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे आप आएंगे तो आप एक्सपोर्ट्स जो करते हैं गुड्स का और सर्विसेज का वो यहाँ पे जो है प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, तो इन्वेस्टमेंट भी चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन सोर्सेज हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना ही एसईजेड का एक्ट का जो है मेन मोटिव था। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो बट ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जो है प्रमोशन होगा, एक्सपोर्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे डेवलप होंगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएशन जो है वो एसईजेड एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होंगी। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, वहाँ से क्या हुआ वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट होंगी, क्योंकि ये चीज़ें डेवलप करके आप देंगे तभी तो इन्वेस्टर्स आएंगे आपके यहाँ पे। तो अगर ओवरऑल आप इसको देखें तो एसईजेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसईजेड, जियोग्राफिकल डिमार्क्ड एरिया विद फिजिकल सिक्योरिटी, यानी कि ऐसा एरिया होता है, जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे आपको जो है फिजिकल सिक्योरिटीज भी दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेड बाय सिंगल बॉडी अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे ये नहीं कि आपको 10 ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ेंगे, यहाँ पे एक सिंगल विंडो होता है, वहाँ पे आपका सारा काम हो जाता है। एंजॉय फाइनेंशियल एंड प्रोसीजरल बेनिफिट, यहाँ पे क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट जैसे कि आपने देखा टैक्सेस में छूट मिल जाती है, और प्रोसीजर यानी कि ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होता है, आप सिंपल सा एक ऑफिस पे जाते हैं, वहाँ पे सारा काम आपका हो जाता है। तो प्रोसीजरल बेनिफिट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। सेपरेट कस्टम एरिया, इनका जो है खुद का अलग कस्टम एरिया होता है। लिबरल इकोनॉमिक लॉज, यानी जो पूरे कंट्री में इकोनॉमिक लॉज होते हैं, जो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया या फिर जो है कंपनी एक्ट हो गया या फिर जो इनकम टैक्स एक्ट हो गया, तो यहाँ पे उनको जो है छूट मिलती है उनमें। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट करने के लिए इनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और फुल फ्रीडम होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट करने का, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किसी दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट भी वो आसानी से कर सकते हैं, कोई भी उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एसईजेड में, यानी कि अगर आप एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एसईजेड जो है इंडिया में अलग अलग टर्म से इसको जो है डिनोट किया जाता है। द टर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैन इंक्लूड फ्री ट्रेड जोन्स, यानी एफटीजेड कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड, जो कि स्पेशली जो है एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए जो है यहाँ पे किया गया है। इसी तरह से फ्री जोन या फ्री इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल पार्क एंड इंडस्ट्रियल स्टेट कहते हैं आईई, या फ्री पोर्ट्स या फिर बॉन्डेड लॉजिस्टिक पार्क बीएलपी। तो अलग अलग नामों से जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आप डिनोट कर सकते हैं। तो इंडिया में सेंट्रली जो है ऑपरेटेड 7 इकोनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ नोटिफाइड एसईजेड्स हैं एज ऑन 27 जनवरी 2022। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो कि कांडला गुजरात में है, मल्टी प्रोडक्ट के लिए है। इस एसईईपीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है मुंबई महाराष्ट्र में। नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उत्तर प्रदेश में। एमईपीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है चेन्नई में। कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कोचीन केरला में। फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फाल्टा वेस्ट बंगाल में। और विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे 357 स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि एसईजेड एक्ट के तहत जो है बनाए गए हैं। तो आप देखिए सूरत स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो टोटल 357 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि एसईजेड एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट एसईजेड बनाए गए हैं। तो ये पूरी लिस्ट जो है आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो होप आपको क्लियर होगा कि एसईजेड क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ाने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए इंडिया ने 1965 में ही जो है ईपीजेड के जो है स्थापना की थी। ईपीजेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। यहाँ पे क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उनको जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे कि फॉरेन इनकम हमारे यहाँ पे आए, इकोनॉमी ग्रो करे। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड का फुल फॉर्म होता है। तो ये स्पेसिफाइड टेरिटोरियल जियोग्राफिकल लोकेशन होता है। जोन मतलब कि जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती थी और एक्सपोर्ट करती थी बाहर दूसरे देशों में अपने सामान को, जो प्रोडक्शन होता था उसको भेजती थी। तो इंसेंटिव और प्रिविलेज जो है वो इस इंडस्ट्रियल यूनिट्स को यहाँ पे जो है मिलते थे। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर्स बाहर से आता है या फिर हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जाते हैं उस एरिया में, कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट को बाहर भेजते थे, तो उनको इंसेंटिव्स और प्रिविलेज भी मिलते थे, जो टैक्स के रूप में जो है टैक्स में सब्सिडी मिल गई या फिर बैरियर्स उन पे नहीं लगते थे। और जो है प्रोसीजर्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप यूनिट को सेटअप करने के लिए, उनमें जो है उनको आसानी मिल जाती थी। लाइसेंस इंपोर्ट करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ये सारे बेनिफिट्स जो है वहाँ पे उनको दिए जाते थे। तो इंटायर प्रोडक्शन ऑफ सच जोन इज नॉर्मली इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट। तो जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे होता था ईपीजेड के अंदर, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट होते थे उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता था वो सभी का सभी ये माना जाता था कि पूरा एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे 100% एफडीआई भी जो है अलाउड था इस जोन में, 100% एफडीआई। तो इंडिया में 1965 में जो पहला कांडला ईपीजेड जो है वो गुजरात में सेटअप किया गया था। हालांकि अभी जो है सभी ईपीजेड जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ईपीजेड का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वही सारी चीज़ें हैं कि एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ावा देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना, जिससे कि लोग बाहर से लोग आए हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्रीज सेटअप करें। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या होता था कि आप जो है अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आप जो है बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट भी कर सकते थे, उस पर कोई आपको चार्जेस नहीं लगते, यानी कि कोई भी टैरिफ या बैरियर नहीं लगता। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। और जो है यहाँ पे ईपीजेड में जो गवर्नमेंट थी वो जो है इम्प्रूव और सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करती। यहाँ पे क्या है कि आपको जो है 24/7 वाटर सप्लाई मिलेगा, कोई भी जो है इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई हमेशा मिलती रहती है। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स को प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव था। तो ये एरिया बनाकर गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेनिफिट दी हैं। तो कांडला ईपीजेड हो गया जो कि 1965 में बना। एसईईपीजेड है, ये सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, 1974 में सेटअप हुआ था। मद्रास में ईपीजेड था 1986 में। हालांकि ये सभी के सभी क्या हो गए, ये एसईजेड में कन्वर्ट हो गए हैं। हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ या इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं ईपीजेड में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी इंपोर्ट आप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट के लिए, चाहे वो कैपिटल आइटम्स हो, जैसे मशीनरी हो या फिर रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल हो, उसके लिए आपको ड्यूटी फ्री यानी कि कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं दे सकता। सिंगल विंडो क्लियरेंस है यहाँ पे, यानी कि आपको जो है कोई भी आपको 10 जगह चक्कर नहीं काटने हैं, आप एक जगह ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स से कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, एग्जेम्प्ट थे। इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस को आपको लेने की जरूरत नहीं थी। एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल इनपुट, जो भी इंडस्ट्रियल इनपुट से अगर आप उसको इंपोर्ट मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते, तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी जो है आपको नहीं लगेगी। एक्सपोर्ट कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आफ्टर टैक्स हॉलीडे, तो टैक्स हॉलीडेज भी जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्रोवाइड किया जाता था। और उसके बावजूद भी जो है अगर टैक्स हॉलीडे नहीं है उसके बावजूद भी आपको जो भी इनकम होता था एक्सपोर्ट से, उस पर आपका टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था। 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है अलाउड है। अनइंटरप्टेड पावर एंड वाटर सप्लाई, आपको हमेशा जो है वाटर पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे आपको मिलती रहेगी इस प्रोसेसिंग जोन में। और साथ ही साथ आपको जो है कंसेशनल रेट पे जो है आप यहाँ पे रेंट पे ले सकते थे कोई भी बिल्डिंग, या फिर आप जो है लीज पे जो है कोई भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एरिया को आप ले सकते थे। तो कंसेशनल रेट पे 3 साल तक के लिए आपको जो है वहाँ पे रेंट पे मिल जाता। तो ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, या फिर कोई फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन का कोई बंदा है वो जो है आके यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग
प्लांट सेटअप करना चाहता है तो वो इस जोन में जाएगा और वहाँ पे जोन में सेटअप करके वो प्रोडक्शन कर सकता है और प्रोडक्शन करके वो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये मेन फोकस इसी के लिए था कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि वो आसानी से अपने काम को परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए जो है ईपीजेड क्रिएट किया गया था, जो कि हालांकि अब सभी जो एसईजेड में कन्वर्ट हो गए। एफडीआई, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, फॉरेन द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसी दूसरे कंट्री में। आप सपोज करिए कि हमारी कंट्री की जो है कोई कंपनी है, सपोज करिए ब्रिटानिया है, तो ब्रिटानिया में जो है अमेरिका की कोई कंपनी है या फिर अमेरिका का कोई पर्सन है, वो जो है इन्वेस्टमेंट करता है हमारी ब्रिटानिया की इंडियन कंपनी में, तो फिर क्या होगा, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए कंपनी और एंटिटी ऑफ ए कंट्री इनटू कंपनी और एंटिटी ऑफ अनदर कंपनी, यानी एक कंट्री के कंपनी या एंटिटी या इंडिविजुअल द्वारा किसी दूसरे कंट्री के कंपनी या एंटिटी में इन्वेस्टमेंट को ही क्या कहलाता है, एफडीआई कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन रेजिडेंस इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन रेजिडेंस बिजनेस, यानी कि हमारे कंट्री के बिजनेस में कोई नॉन रेजिडेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एफडीआई कहता है। एफडीआई कैन बी डन थ्रू एनी इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटीज और गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी बिजनेस एंटिटी द्वारा, किसी इंडिविजुअल द्वारा, फिर गवर्नमेंट द्वारा एफडीआई किया जा सकता है। तो अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एफडीआई के बारे में, तो जब भी कोई बाहर की कंपनी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी तो वो एफडीआई कहलाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और ये जो एफडीआई होता है ना, यहाँ पे प्रॉफिट कमाना तो मोटिव होता है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी पाना होता है। तो जब कोई भी कंपनी हमारे इंडियन कंपनीज में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है तो वो मैनेजमेंट कंट्रोल भी उसके हाथ में आता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉकिंग पीरियड भी होता है, और एफडीआई जो है नॉर्मली 10% से ज़्यादा ही होती है, यानी कि इंडियन कंपनी में अगर आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर वो क्या होगी, एफडीआई कहलाएगी। क्लियर। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया में एफडीआई 2019 में $51 बिलियन का हुआ था। तो यहाँ पे हम बात कर लें कि एफडीआई कैसे किया जा सकता है। तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। पहला तो मर्जर आप कर सकते हैं, यानी कि किसी इंडियन कंपनी के साथ मर्जर कर लिया, जैसे टाटा एआईजी आपने सुना होगा, तो टाटा एआईजी, टाटा इंडियन हो गई, एआईजी अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप अमेरिका की हो गई, तो उन्होंने क्या किया, मर्जर कर लिया। और फिर क्या है, पार्टनरशिप में अपना काम कर रही है, तो मर्जर एक्विजिशन या फिर पार्टनरशिप करके जो है एफडीआई बाहर के लोग, बाहर की कंपनी, बाहर की एंटिटी हमारे कंट्री में कर सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्या सभी चीज़ों में एफडीआई अलाउड है, यानी कि क्या पूरी की पूरी 100% एफडीआई अलाउड है या फिर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब फॉरेन कैप इन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में फॉरेन कैप लगा दिया गया कि फॉरेन के लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जो है 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप ऑटोमेटिक, यानी कि बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पे कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ब्रॉडली इंडस्ट्रियल सेक्टर आर कैटेगराइज्ड एज, यानी रेस्ट्रिक्शन के बेसिस पे बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड में यानी कि 49% ही एफडीआई अलाउड है वहाँ पे, मतलब कि आप 49% तक उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है बाहर का कोई भी पर्सन हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर कोई कंपनी हो। तो जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुरियर, इन सब में क्या है 49% तक ही एफडीआई अलाउड है। 49% से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अनरेस्ट्रिक्टेड है। अनरेस्ट्रिक्टेड यानी कि 100% एफडीआई अलाउड है, वो पूरा का पूरा कर सकते हैं। माइनिंग हो गया, आईटी सर्विस हो गया, एयरलाइन हो गया, ई कॉमर्स हो गया, यहाँ पे 100% एफडीआई अलाउड है। वहीं पे कई सेक्टर ऐसे हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जैसे ऑटोमोबाइल एनर्जी हो गया, टोबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्री हो गया, तो ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे एफडीआई नहीं हो सकता। लेकिन जो माइनिंग हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया, एयरलाइंस हो गया, वहाँ पे 100% अलाउड है। वहीं पे इंश्योरेंस, बैंकिंग, आरएनडी हो गया, यहाँ पे 49% एफडीआई अलाउड है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड की बात होगी कि यानी कि कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप ऑटोमेटिक, यानी कि बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहीं पे कुछ ऐसे सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जो है बाहर की कंपनी या इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंडियन कंपनीज में। तो उसी के बेसिस पे ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट, दो रूट तैयार किए गए हैं। तो एफडीआई कैन बी डन थ्रू 2 वेज। पहला है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट यानी कि नो अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट से लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि प्लांटेशन सेक्टर हो गया, तो वहां पे 100% एफडीआई अलाउड है, ऑटोमेटिक आप जो है आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। माइनिंग, कोल और लिग्नाइट में, माइनिंग अलग अलग कैटेगरी में, तो कोल और लिग्नाइट के लिए 100% एफडीआई अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट में, यहाँ पे गवर्नमेंट को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में 49% का जो है एफडीआई अलाउड है, वो भी ऑटोमेटिक रूट में। ब्रॉडकास्टिंग में 100% एफडीआई अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट से। सिविल एविएशन में 100% अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट में। वहीं पे गवर्नमेंट रूट की बात करें तो गवर्नमेंट रूट यानी कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन
इंडस्ट्रीज में आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो 49% तक तो ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर 49% से एक्स्ट्रा आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रिंट मीडिया हो गया तो 26% ही अलाउड है और भी गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही अलाउड है। इसी तरीके से फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया, इसमें आप 100% एफडीआई हो सकती है, यानी कि बाहर की कोई कंपनी है, बाहर की कोई गवर्नमेंट या फिर इंडिविजुअल है, वो 100% तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन टाइप की इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उसको पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। तो इस तरीके से आप ओवरऑल समझे तो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब कोई बाहर का पर्सन, बाहर की कंपनी, बाहर का गवर्नमेंट जो है वो हमारे कंट्री में आता है और हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे जहाँ पे 49% तक ही अलाउड है, वहीं पे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे जहाँ पे 100% तक इन्वेस्टमेंट अलाउड है, और वहाँ पे भी जो है 49% इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपको डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट करिए, और कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब बात करें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेज देखिए, बट ऑब्वियस बात है कि जब बाहर के लोग हमारे कंट्री में आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो फॉरेन मनी जो है उसका फ्लो होगा, यानी कि हमारे कंट्री में फॉरेन मनी आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट ऑब्वियसली जब पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, यानी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हमारे पास पैसे नहीं थे हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के पास, तो जब बाहर का लोग हमारे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, इक्विपमेंट आएंगे, तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये एडवांटेज हो गए। लेकिन वहीं पे डिसएडवांटेज क्या है कि डोमेस्टिक कंपनी विल सफर इफ दे आर लेस कॉम्पिटिटिव, यानी कि बाहर के लोगों से अगर कॉम्पिटिशन होगा, भाई हमारे बाहर के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो कॉम्पिटिशन भी होगा, कॉम्पिटिशन होगा तो अगर हम कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे डोमेस्टिक वाले तो फिर क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं लॉस होगा, डोमेस्टिक कंपनीज बंद हो जाएंगी। इफेक्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो जो है गलत तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के जो बिजनेस वाले होते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो गलत तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज होता है। लेकिन अगर सही रूल से, सही रेगुलेशन से चलें तो इसके बेनिफिट्स ही हैं। एफपीआई, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आपने एफडीआई पढ़ा, एफडीआई में क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो बाहर की होती हैं, वो कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, गवर्नमेंट, वो क्या करती है, हमारे कंट्री में आती है, हमारे किसी भी इंडस्ट्री या फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। 10% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है और जो है वो मैनेजमेंट कंट्रोल पाने के लिए करती हैं। लेकिन एफपीआई में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम है कि फॉरेन का ही कोई आएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? सिक्योरिटीज़ में। यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटीज़ में, जैसे शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़, इन सब में इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है ना वो 10% से नीचे होती है। तो इन्वेस्टमेंट बाई नॉन रेसिडेंस इन इंडियन सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ हेडर्स करते हैं, यानी कि जब सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है कोई फॉरेन का पर्सन, कोई फॉरेन के इन्वेस्टमेंट कंपनी हमारे कंट्री के सिक्योरिटीज़ में, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी? वो एफपीआई कहलाएगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिट बंदी होती है 10% से नीचे ही आपको जो है पेड अप कैपिटल जो होता है इंडियन कंपनी का, उसका 10% से नीचे ही आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हु मेक इन्वेस्टमेंट इन दीज सिक्योरिटीज आर नॉन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि बाहर के वो लोग, बाहर के वो इन्वेस्टर्स जो हमारे सिक्योरिटीज़ में, हमारी कंपनी, इंडियन कंपनी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती हैं, ये बैंकर्स हो सकते हैं, ये पेंशन फंड्स हो सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स कंपनी हो सकती हैं। तो एफआईआई आपने नाम सुना होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो ये यही होते हैं। ये क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेबी, एन एफआईआई इज एन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच प्रपोजेस टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन सिक्योरिटीज, यानी कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशनल होते हैं या फिर इनकॉर्पोरेशन होते हैं जो कि बाहर सेटअप होते हैं, बाहर किसी कंट्री में सेटअप होते हैं और वो इंडिया में सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इनको सेबी में रजिस्ट्रेशन भी होता है। ये क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 1995 में इनको रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो वो जो है हमारे कंट्री के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान देने वाली बात है क्या, कि सबसे पहली चीज़ कि इन्वेस्टेड इन सेकेंडरी मार्केट, यानी कि शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, इन सब में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। मेन मोटिव अर्न प्रॉफिट करना होता है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ इंडियन कंपनी, यानी कि जो इंडियन कंपनी की पेड अप कैपिटल है उससे 10% से ज़्यादा नहीं जा सकता है, 10% से कम ही जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट रहेगा। तो जब भी कोई
बाहर की इंस्टीट्यूशन, कोई बाहर की एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है हमारे कंट्री के इंडियन कंपनीज की सिक्योरिटीज़ में सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि चाइना की बैंक ने HDFC लिमिटेड में जो है शेयर्स परचेज किए हैं, तो 0.5 था शायद, अब 1.01 हो गया है। तो ये क्या है, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। विश ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।